चलिए हम बात कर लेते हैं जावा के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स हैं उनके बारे में। क्या क्या फीचर्स हैं इसके, तो अभी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ जावा। सबसे पहला जो फीचर है वो जो हमेशा की बुक्स में पढ़ाया जाता है कि ये सिंपल है। अब जो लोग पढ़ते हैं हो सकता है उनको काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगे, कुछ चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन अगर मैं दूसरे लैंग्वेजेस से इसका कंपेयर करूं तो ये वास्तव में काफ़ी सिंपल है। अगर आप इसे C++ से कंपेयर करते हैं, C से कंपेयर करते हैं या किसी और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर करते हैं तो काफ़ी आसान इसे मैं मानता हूँ। इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी दूसरा जो आता है इसका ये जो फीचर है वो है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसा कि आपने देखा कि इसमें हम लोग क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस है। दूसरा है हमारा ये कि अगला जो है वो है इसका फीचर, ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल क्या है ये भी हम लोग जानेंगे। अगला है ये सिक्योर्ड है। इसके अलावा इसे हम रोबस्ट कह सकते हैं, रोबस्ट भी है ये। और अगर मैं इसके आर्किटेक्चर की बात करूं तो ये इसको कहें आर्किटेक्चर न्यूट्रल लैंग्वेज बोलते हैं इसको। आर्किटेक्चर न्यूट्रल लैंग्वेज। अगला जो है वो है ये इसकी परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस कहा जाता है इसे। एक हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है इसे। ये इंटरप्रेटेड भी है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऐसे ये इंटरप्रेटेड है। हाई परफॉर्मेंस है, इंटरप्रेटेड है। हाई परफॉर्मेंस मैंने बता ही दिया आपको। मल्टी थ्रेडिंग को भी सपोर्ट करता है, यानी कि ये मल्टी थ्रेडेड है। और अगला मैं कहूँ तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी इसे आप कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जा सकता है इसे। और डायनामिक भी कहा जा सकता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है ये भी हम लोग, आप जब आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको ये सभी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये कुछ फीचर्स थे जावा के, और अब हम लोग इनको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये इनका मतलब क्या है। सबसे पहला जो टॉपिक आया हमारा वो आया है सिंपल। अब ये सिंपल क्या चीज़ है ये हम लोग जान लेते हैं, इसे सिंपल क्यों कहते हैं। तो जो लोग C++ थोड़ा बहुत जानते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्रोग्रामिंग आती है या C++, लेकिन देखिए आज के समय में स्कूलिंग से प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, तो C++ इनकी प्रोग्रामिंग और थोड़ा बहुत इनकी नॉलेज होना तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो ये आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं। आपने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम ना बनाए हो, बट थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में नॉलेज होगी ही। अब अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करूँ तो सबसे पहली बात जो है कि इसके जो सिंटैक्स है वो किस पे बेस्ड है, वो अधिकतर जो बेस्ड है वो C++ पे बेस्ड है। तो अगर किसी ने C++ चलाया हो, कभी देखा हो, थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग करी हो, तो ये काफ़ी आसानी से उसको कर सकते हैं। इसलिए जिसको C++ आती है वो जावा बहुत अच्छे से सीख सकता है, ऐसा कहा जाता है। दूसरा, बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत से ऐसी कॉम्प्लिकेटेड और चीज़ें और कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो यूज़ नहीं होते। तो जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि मैं अगर दूसरी लैंग्वेज से बात करूं तो बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जिनका कोई यूज़ ही नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड हैं और रेयर फीचर जो होते हैं।
अब इनको हटा दिया गया, ये रिमूव हो गए, रिमूव्ड कर दिया गया इनको। रिमूव करने से क्या हुआ कि भाई अब बिल्कुल जो काम की चीज़ें हैं वही बची हैं, आलतू फालतू जो फालतू की चीज़ें थी वो नहीं है। अच्छा, अब कौन कौन सी नहीं है? जैसे कि अब मैं कहूँ आपसे कि एक्सप्लिसिट पॉइंटर होता है, ठीक है, और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें, जैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गई। आपने अगर C++ पढ़ा हो तो ये काफ़ी कठिन टॉपिक रहे हैं स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग होगी, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हटा दिया गया है, तो उससे ये काफ़ी आसान हो गई। तो ये आलतू फालतू चीज़ें हैं जो बच्चों के समझ में वैसे भी नहीं आती, इनको अपन ने हटा दिया है। अगली जो चीज़ है इसमें कि अब मान लीजिए कोई आपने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, जो C++ जानते हो उन्होंने पता होगा, तो एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो अब मान लीजिए कुछ अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स। एक मिनट, अब अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इनको हटाना पड़ता है। बाकी लैंग्वेज जो है उनमें हटाना पड़ता है, अगर आपने अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट डाल दिया तो बाद में उनको हटाना पड़ता है। अगर आप जावा के अंदर आपके पढ़े भी हैं तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जावा के अंदर एक चीज़ और होती है, वो होता है गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्टर भी होता है जो कि ये सब चीज़ें साफ़ कर देता है। तो ये इसके कारण से ये काफ़ी सिंपल हो जाती है। अगला टॉपिक अगर मैं देखूँ इसका, बात चल रही थी हमारी, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने से क्या फ़ायदा है, देखिए इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने से क्या क्या फ़ायदे हैं बताता हूँ मैं आपको। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने से देखिए इसमें आपको क्या मिलता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपको पहले तो देखो ऑब्जेक्ट हो गया, अगली क्या चीज़ हो गई, क्लास हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इनहेरिटेंस आप कर सकते हो, पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट कर देता है, पॉलीमॉर्फिज्म भी हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो। ये तो हालांकि C++ में भी आपने देखा होगा, एब्स्ट्रैक्शन देखा होगा। जिन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, या जिन्होंने कम लैंग्वेज पढ़ी, C++ ठीक से नहीं पढ़ा है या ना भी पढ़ा है, तो भी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आप ये चीज़ें याद रखें, इनके बाद में जब हम इसको प्रोग्रामिंग आएंगे तो वो सब चीज़ें क्लियर होंगी, एक एक टॉपिक आपका क्लियर होता चला जाएगा। इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, ये सभी कंसेप्ट में आगे अपने क्लियर हो जाएंगे। अगला है आपका इनकैप्सुलेशन। तो ये चीज़ें हमारी आ जाती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तीसरा जो था वो था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी क्या होती है ये हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जब अपन जावा का प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, तो मान लीजिए जावा का आपने जो प्रोग्राम अभी बनाया था अभी, तो उसका नाम रखा था मैंने first.java। चलिए, first.java। अब इसको जब आप कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने से क्या होता है, कंपाइल करने से इसका बनता है डॉट क्लास फाइल। तो आपके प्रोग्राम में जितने भी क्लास हैं उनकी क्लास फाइल बन जाएंगी। तो अब चूंकि यहाँ तो एक ही क्लास थी, तो ये जब कंपाइल करेंगे तो फर्स्ट डॉट क्लास नाम की प्रोग्राम वो फाइल बन जाएगी, और ये कहलाएगा हमारा बाइट कोड। अब ये जो क्लास फाइल है, इसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। प्लेटफॉर्म यानी कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम बोलें तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं, और अलग मशीन है उस पर भी आप चला सकते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी मैक पर चला रहे हैं तो वहाँ भी ये काम कर जाएगा, विंडो पर भी ये काम कर जाएगा, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये लिनक्स पर भी काम कर जाएगा। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं इसके अंदर। अब प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो भी दो टाइप के प्लेटफॉर्म होते हैं। तो अगर आपने ये तो पढ़े होंगे, और दूसरा एक सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म और हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म, दोनों पे काम करते हैं। तो अब ये तो सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म हो गए, हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म पर भी अलग अलग हो जाते हैं। तो दोनों टाइप के प्लेटफॉर्म हैं, एक तो अपने सॉफ्टवेयर बेस्ड है,
और हार्डवेयर बेस्ड है, अलग अलग प्लेटफॉर्म। मान लीजिए अब ये कोई, मान लीजिए ड्रोन है, तो ड्रोन के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है, ड्रोन में मोटर्स लगी हुई होती है, ये होता है और वही चीज़ें होती है। और अगर मैं कहूँ वॉशिंग मशीन, तो एक अलग प्लेटफॉर्म है। तो हार्डवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म अलग होते हैं और सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म अलग होते हैं। सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म मैंने जैसे बताया ना कि मान लीजिए कोई मशीन विंडो पे चल रही है और कोई मशीन एंड्रॉयड पे चल रही है, दोनों ही अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन सॉफ्टवेयर बेस्ड अलग प्लेटफॉर्म है। तो ये चीज़ हो गई हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। अगला जो चीज़ है इसके अंदर वो हमने पढ़ा था कि ये सिक्योर है। अब सिक्योर क्यों है ये देखते हैं भाई। सिक्योरिटी आजकल काफ़ी, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है आज के समय में। तो ये सिक्योर क्या है भाई, सिक्योर देखते हैं। अगर मैं इसकी प्रोग्रामिंग की बात करूं तो जहाँ इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसको सिक्योर बनाती हैं। जैसे कि एक तो है इसके अंदर नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर। पॉइंटर, एक्सप्लिसिट पॉइंटर कोई नहीं होता। पहली चीज़। दूसरा, इसके जावा में क्या है कि एक JVM है, जावा वर्चुअल मशीन। अब जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है कि जो इसका जावा का सोर्स कोड है वो JVM के अंदर कंपाइल होता है। जो जावा की फाइल है या जावा का सोर्स कोड है वो JVM के अंदर वो होता है, जावा JVM सैंडबॉक्स जिसको कहते हैं, JVM सैंडबॉक्स, JVM सैंडबॉक्स कहते हैं, उसके अंदर कंपाइल होता है। तो ये थोड़ा सा इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है। अगले और भी चीज़ें हैं कुछ इसके अंदर जो इसको सिक्योर बनाती हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ इसका क्लास लोडर, क्लास लोडर के अलावा बाइट कोड वेरीफायर भी होता है इसमें। बाइट कोड क्या है, जब आप जावा का सोर्स कोड कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करने के बाद वो जो क्लास फाइल बनती है वही इसको बाइट कोड कहते हैं। तो एक बाइट कोड वेरीफायर भी होता है। वो बाइट कोड वेरीफायर क्या करता है कि कोई इलीगल कोड तो नहीं है इसके अंदर, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कुछ ऑब्जेक्ट को कुछ अलग राइट दे रही हो। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ ऐसा राइट दे दिया कि जिसके अंदर जो काम नहीं करना चाहिए वो भी करने लग गया, ऑपरेटिंग सिस्टम से छेड़छाड़ करने लग गया या उसकी कोई रजिस्ट्री को प्रॉब्लम देने लग गया। तो ये बाइट कोड वेरीफायर भी है। एक और है इसके अंदर सिक्योरिटी मैनेजर। सिक्योरिटी मैनेजर सिक्योरिटी मैनेजर क्या करता है, जो लोकल डिस्क है इसमें कौन सी चीज़ को एक्सेस करवाना है, कौन सी चीज़ नहीं कराना है, ये उसको एक्सेस देता है। तो ऐसा कोई कोड ना हो जो आपको जिस को एक्सेस ना करना हो उसको भी एक्सेस करने लग जाए। आपकी लोकल हार्ड डिस्क से कोई चीज़ पड़ जाए, आपने कोई ऐसा कोई कोड डाल दिया, बाहर से कहीं डाउनलोड कर लिया या किसी ने आपके पास भेज दिया जो आपके हार्ड डिस्क को रीड करने लग जाए, तो एक सिक्योरिटी मैनेजर भी इसके अंदर होता है। नेक्स्ट जो मैंने बताया था आपको कि ये क्या है, रोबस्ट। अब रोबस्ट क्या चीज़ होती है, रोबस्ट नाम तो सुना है, हम लोग देख लेते हैं रोबस्ट क्या है। रोबस्ट बनाता है, इसको कौन कौन सी चीज़ें रोबस्ट बनाती हैं। एक तो इसका स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। पहली चीज़ तो मेमोरी मैनेजमेंट इसमें बहुत ही शानदार है जावा के अंदर। और पॉइंटर नहीं होते, पॉइंटर अपने आप में एक थ्रेड है। तो लेको जो पॉइंटर नहीं होते, पॉइंटर नहीं होने से क्या होता है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम हमारी नहीं आती। एक और चीज़ है जो अभी अपने पहले ही डिस्कस कर दी कि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है। गार्बेज कलेक्टर जो होता है इसके अंदर, जिसको बनाता है रोबस्ट बनाता है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ इसका काम ही नहीं, तो ये सब ये पूरा जो कचरा है वो सब चीज़ों को उठा लेता है। और एक चीज़ जो एक महत्वपूर्ण चीज़ हम लोग मिस कर गए वो है हमारी एक्सेप्शन हैंडलिंग। सॉरी,
एक्सेप्शन हैंडलिंग, हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक में कुछ भी कोड लिख सकते हैं और कुछ अगर एक्सेप्शन आता है ऐसा, ये एक डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक को। एक्सेप्शन हैंडलिंग अभी आप जान लीजिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग जैसी कोई चीज़ होती है, इसका डिटेल हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम लोग अब डिटेल से पढ़ेंगे। अगला जो था हमारा आर्किटेक्चर न्यूट्रल है ये। आर्किटेक्चर न्यूट्रल क्या चीज़ होती है, इसे भी हम लोग समझते हैं। अब अगर मैं देखिए, मान लीजिए अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं, तो सी में अगर मैं 32 बिट वर्जन की बात करूं और 64 बिट वर्जन की बात करूं, तो अगर मैं 32 बिट की बात करूं तो एक मान लीजिए इंट है। एक्चुअली क्या है, हमारे जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं इनकी साइज़ फिक्स है जावा के अंदर, लेकिन जैसे कि मान लो सी में बात करता हूँ तो इंट है, और मैं अगर 64 की बात करता हूँ इसका इंट है, तो ये तो है आपका 2 बाइट का और ये है आपका 4 बाइट का। देखिए ये डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर। तो दोनों का आर्किटेक्चर अलग है, 32 बिट का अलग आ रहा है, 64 का अलग आ रहा है, 16 बिट में अलग होता था, तो ये चीज़ इसके साथ नहीं है। यानी कि जावा के अंदर जितने भी आर्किटेक्चर आ रहे हैं, आपके चाहे इतने वर्जन आ जाए, लेकिन आपका जो ये जो चीज़ें हैं, आपकी साइज़ ऑफ प्रिमिटिव टाइप जो है, इनकी साइज़ ये फिक्स रहेगी। मतलब प्रिमिटिव टाइप के डेटा हैं, जो प्रिमिटिव टाइप डेटा, इनकी साइज़ जो है वो फिक्स रहेगी। बाकी में क्या है, चेंजेस होता है कि भाई 32 बिट वर्जन में ऐसा होता था, 64 में ऐसा होने लग गया, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर नहीं होती। पोर्टेबिलिटी की अगर हमने बात करें तो पोर्टेबल हम लोगों ने देख ही लिया है ना, और पोर्टेबल इसलिए है क्योंकि आप जब इसका बाइट कोड कैरी करते हो, बाइट कोड को अगर आप कहीं भी ले जाओ तो आप चलाने के लिए आपको कुछ अलग से चाहिए नहीं, आपका चल जाएगा। कोई अलग इम्प्लीमेंटेशन आपको करने की आवश्यकता नहीं है, नो न्यू इम्प्लीमेंटेशन। ये चीज़ें आपको बनाती है इसको। ये अगला जो आ जाता है हमारा, ये हाई परफॉर्मेंस क्या है भाई। हाई परफॉर्मेंस देख लेते हैं, क्यों कहते हैं इसको हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस इसलिए कहते हैं कि जावा का जो बाइट कोड है वो, इसके जो नेटिव कोड होते हैं, यानी कि जो नेटिव कोड हैं और भी कोड होते हैं जो उनके साथ अटैच होते हैं, उनके लिए क्लोज्ड होता है, ओपन नहीं होता है। और ये चीज़ इसको जावा को थोड़ा सा स्लो बना देती है। अब स्लो बना तो देती है, लेकिन इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब जावा चूँकि क्या है, जावा इज़ अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटर यूज़ होता है इसमें, तो ये चीज़ स्लो कर देती है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ा देती है। और अगर मैं सी और C++ से कंपेयर करूं तो ये स्लो है, स्लोअर, ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटेड है, मल्टी थ्रेडेड है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड क्या चीज़ होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड में अगर बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम
RMI और इसमें अगर आपने देखा हो RMI का यूज़ होता था, रिमोट मेथड इन्वोकेशन, EJB, और ये चीज़ें कुछ ऐसी होती थी जिनसे अपन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना सकते थे। RMI हुआ, DJB हुआ, इनसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर मैं बात करूँ रिमोट मेथड इन्वोकेशन की, तो आप जावा में ऐसे कोड बना सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं। कोई दूसरा कंप्यूटर जो इसके साथ कनेक्टेड है उसमें कोई एप्लीकेशन पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, या आप ऐसे एप्लीकेशन बना सकते हैं जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर चलते हैं। आप यहाँ से चलाएंगे लेकिन चलेगा वो इस कंप्यूटर पर। तो ये सब चीज़ें, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल ऐसी चीज़ें बन सकती हैं RMI का यूज़ करके। इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड भी इसको कहते हैं। अगला हम देखते हैं क्या है, तो वो है हमारा मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग किसे कहेंगे भाई? अगर मैं थ्रेड की बात करूं तो थ्रेड अपने आप में एक छोटा प्रोग्राम ही होता है। जैसे प्रोसेस होती हैं ऐसे ये थ्रेड भी होता है। तो थ्रेड भी एक छोटा प्रोग्राम होता है और जो कि एग्जीक्यूट होता है, कनकरेंटली एग्जीक्यूट होता है। अब मल्टी थ्रेडिंग में क्या करें? अगर जैसे मैं प्रोसेस की बात करूं तो प्रोसेस क्या है, हर प्रोसेस के लिए एक अलग मेमोरी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत होती है। और अगर मैं मल्टी थ्रेडिंग की बात करूं तो जितने भी थ्रेड चल रहे हैं उनके लिए अलग से मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती, मेमोरी मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, या ये लोग अलग अलग अपने सभी मेमोरी यूज़ नहीं करते। एक ही मेमोरी ब्लॉक के अंदर बहुत सारे थ्रेड हमारे यूज़ हो जाते हैं, यानी कि एक कॉमन मेमोरी एरिया जो है उसको शेयर करते हैं। थ्रेड जो होता है, तो ये चीज़ें अंतर होती हैं प्रोग्राम में या प्रोसेस में और थ्रेड में। तो ये थ्रेड जो है वो कॉमन, बहुत सारे थ्रेड T1, T2, T3 जितने भी होंगे वो कॉमन मेमोरी एरिया को शेयर करेंगे। एक मिनट, तो अगला जो लास्ट इसमें बचा है वो हमारा बचा है फीचर, क्या वो बचा है, ये है डायनेमिक क्या है? अब ये जावा जो है वो डायनेमिक कंपाइलेशन और ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, दो चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। यानी कि डायनेमिक कंपाइलेशन, अगर आप नोट करते जा रहे हैं तो आप नोट भी करते जाएं, अपने नोट्स अगर आप बनाते जाएंगे तो आपको हमेशा वो जीवन भर आप उसमें से पढ़ सकते हैं और आपको आसानी से कभी भी किसी भी समय आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा, कभी भी याद कर सकते हैं आप उसको। और दूसरा आ जाता है जो उसके अंदर ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। अगर कोई पूछे ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, तो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ही वही है जो गार्बेज कलेक्शन। तो गार्बेज कलेक्शन से आप ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। गार्बेज कलेक्टर जो है वो क्या करता है, वो ये फालतू की चीज़ें इसमें से जो ऑब्जेक्ट हैं, काम नहीं कर रहे हैं, नहीं है उनका, तो वो सब चीज़ें हटा देता है। तो गार्बेज कलेक्शन जो है वो प्रोवाइड कराता है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। आगे आ जाते हैं हम लोग। तो अब अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो पढ़ना है कि C++ और जावा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में और देखेंगे हम उसके अंदर कि C++ और जावा के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो जिन्होंने C++ पढ़ी है वो कंपेयर करके जान सकते हैं कि क्या चीज़ C++ में अच्छा है, क्या किस चीज़ जावा के अंदर अच्छी है। चलिए।